दोस्तों, ये हमारी जीएस की रिवीजन सीरीज चल रही है। अभी हम पॉलिटी डिस्कस कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है शेड्यूल से रिलेटेड। जैसा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 12 शेड्यूल्स प्रोवाइडेड है, तो उनसे रिलेटेड सारे एमसीक्यूज को कवर करेंगे जैसा एग्जाम में पूछा जाता है। साथ में लास्ट तक बने रहना, आपको सारे 12 के 12 शेड्यूल्स कवर अप हो जाएंगे और साथ ही जैसा एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है वो भी एक आइडिया लग जाएगा और आप अपने आप को प्रिपेयर करवाओगे उस तरीके से। ठीक है, शुरू करते हैं विद फर्स्ट एमसीक्यू। एंटी डिफेक्शन लॉ इन इंडिया इज कंटेन्ड इन विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखो यहीं पे पहले एक शेड्यूल कवर करने वाले हैं हम इस एमसीक्यू के हाथ। एंटी डिफेक्शन लॉ किस शेड्यूल के अंदर आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के? तो एंटी डिफेक्शन लॉ आता है 10th शेड्यूल के अंदर। ठीक है, 10th शेड्यूल के अंदर आता है। ये बात हो गई, 10th शेड्यूल किससे रिलेटेड है? एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड है। अब बात कर लेते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ क्यों ला गया। टू प्रिवेंट द लेजिस्लेचर हु स्विच पार्टीज फॉर पर्सनल एंड पॉलिटिकल गेन्स। मतलब उस टाइम पहले क्या होता था, लेजिस्लेचर को जिधर ही कोई गेन्स दिखाई देते थे, मतलब बेनिफिट दिखाई देता था, पर्सनल बेनिफिट या पॉलिटिकल बेनिफिट, तो वो उधर पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में चले जाते थे। तो उन सब को रोकने के लिए ये एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया था। एंटी डिफेक्शन लॉ किस ईयर लाया गया था और किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया था, ये भी एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो ये लाया गया था 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू 1985 में। ठीक है, इस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन थे? प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी जी। ठीक है, 1984 में जब डेथ हो गई थी इंदिरा गांधी की, उसके बाद राजीव गांधी जी प्राइम मिनिस्टर बने थे। तो ये 1985 में राजीव गांधी जी के टेन्योर में 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू इसको 10th शेड्यूल ऐड किया गया था, जहां पे एंटी डिफेक्शन लॉ की बात की गई। सिंपल एंड क्लियर। ठीक है, तो कुछ ग्राउंड्स मतलब जिसके बेस पे डिस्क्वालिफिकेशन होता है एमपी एमएलए का, उसके कुछ ग्राउंड मेंशन है। ग्राउंड में कैसे हो गया? वॉलेंट्री गिव अप कर देगा मेंबरशिप, या फिर वोटिंग से एब्सटेन हो जाएगा जब पार्टी ने व्हिप इशू किया हुआ है, और किसी अदर पार्टी को ज्वाइन कर लेगा। तो इसकी फर्दर हम बात करेंगे कैसे कैसे होता है ये अदर एमसीक्यूज के थ्रू। ठीक है, डिस्क्वालिफिकेशन जैसे एक क्वेश्चन आ जाता है कि कौन डिसाइड करता है कि डिस्क्वालिफिकेशन मतलब फाइनल है। ठीक है, तो स्पीकर डिसाइड करता है इन केस ऑफ लोकसभा। ठीक है, और ऐसे ही स्टेट लेवल पे होगा तो स्टेट का स्पीकर जो होगा, और जो चेयरमैन होता है वो राज्यसभा वाला डिस्क्वालिफिकेशन डिसाइड करता है। बट पहले क्या होता था, इनका डिस्क्वालिफिकेशन फाइनल होता था। बट अभी क्या है कि एक जुडिशियल रिव्यू आया जिसके बेसिस पे क्लोता होलोन केस 1992 के बाद, तो ये क्या हो गया कि सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू है। मतलब जो ये डिस्क्वालिफिकेशन ये कर रहे हैं, जजमेंट ले रहे हैं स्पीकर और चेयरमैन, ये भी सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। बट इनका जब तक अगर कोर्ट केस नहीं जाता है तब तक इन दोनों का डिसीजन फाइनल है इन रेस्पेक्टिव स्पेयर। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्राउंड फॉर डिस्क्वालिफिकेशन। एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड है 10th शेड्यूल से, कि इनमें से चार ऑप्शन में से कौन सा ग्राउंड नहीं है डिस्क्वालिफिकेशन का। अगर कोई पर्सन वॉलेंट्री गिव अप कर देता है मेंबरशिप पॉलिटिकल पार्टी की, तो ये एक एंटी डिफेक्शन लॉ है, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। ठीक है, सिंपल सिंपल। वोटिंग और एब्सटेनिंग कॉन्ट्ररी टू पार्टी व्हिप, पार्टी ने व्हिप इशू किया हुआ किसी चीज किसी टॉपिक को लेके वोट करना है आपको, आप वहां से एब्सटेन हो गए, तो विदाउट कंडेनेशन विद इन 50 डेज। ठीक है, ये वाला टर्म भी लिखा होगा, विदाउट कंडेनेशन विद इन 50 डेज, तो भी आप डिफेक्शन लग गया। एन इंडिपेंडेंट मेंबर ज्वाइनिंग ए पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर इलेक्शन। ठीक है, तो ये भी एक ये ग्राउंड है या नहीं है? अभी इसमें देखो, इंडिपेंडेंट मेंबर आप चूज होके आगे, आपने पहले कोई पार्टी चुनी नहीं, बाद में आप बोल रहे हो मैं इस पार्टी की तरफ चला जाता हूँ या इस पार्टी की तरफ चला जाता हूँ, तो ये ग्राउंड बन जाता है। ठीक है, एन इंडिपेंडेंट मेंबर ज्वाइनिंग ए पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर इलेक्शन, तो ये एक ग्राउंड है आपके रिमूवल का। ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ लगाने का, डिस्क्वालिफिकेशन का। चौथा ऑप्शन, ए नॉमिनेटेड मेंबर ज्वाइनिंग ए पॉलिटिकल पार्टी विद इन 6 मंथ। हाँ जी, 6 महीने के अंदर ज्वाइन कर सकता है। नॉमिनेटेड मेंबर कोई आया है तो वो किसी पार्टी को चूज कर सकता है, उसके पास टाइम पीरियड दिया जाता है कि 6 महीने के अंदर आप चूज कर लो। तो ये ग्राउंड नहीं है डिस्क्वालिफिकेशन, तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट। इसने पूछा नॉट, कौन सा ग्राउंड नहीं है? ऑप्शन डी भी। अगर 6 महीने पास हो जाते, अगर ये बोल देता आफ्टर 6 मंथ, अगर वो नॉमिनेटेड मेंबर मतलब वो 6 महीने में डिसाइड नहीं कर पाया, आप क्या डिसाइड करेगा? उसके बाद वो किसी पार्टी को चूज करता है तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अगर यहाँ पे आफ्टर होता है तो डिस्क्वालीफाई होता है, और नहीं है तो नहीं है। ठीक है, तो इसलिए डी ऑप्शन बिल्ड करेक्ट। इसने नॉट ही पूछा है तो डी ऑप्शन बिल्ड करेक्ट। सारे ग्राउंड्स मेंशन किया हूं, वॉलंटरी गिव अप कर देगा, एब्सटेन हो जाएगा, इंडिपेंडेंट मेंबर ज्वाइन कर लेगा, ये नॉमिनेटेड मेंबर आफ्टर 6 मंथ ज्वाइन कर लेगा। तो ये चार ग्राउंड है, चार आपको दिमाग में रखना है। नेक्स्ट आ जाते हैं,
91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 के थ्रू ए लेजिस्लेचर विल नॉट बी डिस्क्वालीफाइड अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ ओनली इफ, मतलब इसमें भी क्या था, एक मतलब लूप होल था। लूप होल क्या था कि अगर वन थर्ड मेंबर चाहें तो वो एक पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में जा सकते हैं। जो ये 52nd अमेंडमेंट आया था, इसने बोला था कि पार्टी के मेंबर छोड़ के नहीं जा सकता। पर इसमें क्या होता कि एक मास वन थर्ड मेंबर एक साथ आए तो वो पार्टी से डिफेक्ट कर सकते हैं। मतलब मान लो बीजेपी कांग्रेस दो पार्टी मान लो आप फॉर एग्जांपल, तो बीजेपी के कुछ मेंबर वन थर्ड मेंबर उस पार्टी के अगर वो छोड़ना चाहे तो उस पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसा था 52nd अमेंडमेंट के बाद। तो इससे क्या होगा, मास डिफेक्शन होने लगा। जैसी पार्टी को किसी गवर्नमेंट गिरानी हो तो मास डिफेक्शन करा दो। अब लीगल भी है 52nd अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग। तो इससे क्या होगा, मास डिफेक्शन होने लगा, पार्टीज गिरने लगी। तो फिर 91st अमेंडमेंट आया, ठीक है, 91वां अमेंडमेंट आया 2003 में, जिसमें बोला गया कि मास डिफेक्शन को रोक दिया गया। मतलब वन थर्ड मेंबर अब चाहेंगे तो डिफेक्शन नहीं कर सकते। एक अलग ही चीज ऐड की, वो क्या की गई कि एटलीस्ट टू थर्ड मेंबर एग्री टू मर्ज विद अनदर पॉलिटिकल पार्टी। मतलब बीजेपी वाले दो तिहाई मेंबर अगर चाहें तो दूसरी पार्टी का पार्टी से मर्ज हो सकते हैं, पर सामने वाली पार्टी के दो तिहाई मेंबर चाहने चाहिए। ऐसे नहीं कि बस यही चाहे। तो मतलब दो तिहाई दोनों तरफ से चाहेंगे जब भी आप मर्ज कर सकते हैं। मतलब वो जो वन थर्ड वाला था ना, मास डिफेक्शन वाला, वन थर्ड छोड़ के किसी पार्टी में जा सकते हैं, वो वाला इस अमेंडमेंट के थ्रू हटा दिया गया। कौन सा अमेंडमेंट? 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 के अंदर। अब टू थर्ड चाहिए होते हैं दूसरी पार्टी में मर्ज होने के लिए। अब वो जो वन थर्ड वाला था जिसके थ्रू मास डिफेक्शन हो रहा था उसको भी रिमूव कर दिया गया। ठीक है, आ गया समझ में? ठीक है, वन थर्ड वाला हटा दिया, टू थर्ड वाला आ गया, मर्जर वाला, मतलब स्प्लिट वाला हट गया, मर्जर वाला आ गया। और साथ ही साथ इसमें एक और चीज आई थी, इसमें लिखा होगा आई थिंक, चलो यहाँ पे मेंशन नहीं है। 91st अमेंडमेंट के थ्रू जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की स्ट्रेंथ है ना, उसको भी 15% लिमिट कर दिया। टोटल मेंबरशिप के 15% पे लिमिट कर दिया। ठीक है, पार्लियामेंट की जो टोटल मेंबरशिप है उसके 15% पे लिमिट कर दिया था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की स्ट्रेंथ को। नेक्स्ट आ जाते हैं, 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जब इनेक्ट किया गया था, वन थर्ड वाला स्प्लिट प्रोविजन को रिमूव कर दिया गया था, जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बताया था। तो और टू थर्ड वाला ला दिया गया था, मर्जर वाला। तो ये उस टाइम में प्राइम मिनिस्टर कौन थे? देखो 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाया गया था 2003 के अंदर, ठीक है, और वो वाला 85 के अंदर लाया था, 52nd वाला राजीव गांधी के टाइम पे। 2003 में कौन प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पे? 2003 में गवर्नमेंट थी बीजेपी की, अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। ये वाला यहाँ पे मेंशन किया हुआ, जो काउंसिल मिनिस्टर की साइज 50% ऑफ द हाउस पे कैप कर दी थी, मतलब कैपिंग लगा दी, 50% ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये वाला भी यहाँ पे। नेक्स्ट आ जाते हैं, when a new state is created or added to the Indian Union, एक नया स्टेट बनाया जाता है, ऐड किया जाता है इंडियन यूनियन में, तो किस शेड्यूल के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंड किया जाता है अपडेट करने के लिए टेरिटोरियल बाउंड्रीज के? तो ये सब मेंशन है शेड्यूल फर्स्ट के अंदर। कोई नया स्टेट आएगा, उसका नाम चेंज किया जाएगा, उसकी बाउंड्री चेंज की जाएंगी, तो ये सभी फर्स्ट शेड्यूल डील करता है इनके साथ। ठीक है, फर्स्ट शेड्यूल के अंदर क्या है, सारे स्टेट्स के नाम, यूनियन टेरिटरीज के नाम, और साथ ही साथ उन सबकी बाउंड्रीज, मतलब जितना भी स्टेट और यूटी है उनके नाम और उनकी बाउंड्री। जैसे ही इनमें कोई चेंज होगा बाउंड्रीज में, नेम्स में, तो फर्स्ट शेड्यूल में आपको आके चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट शेड्यूल में आपका कवर हो गया। जैसे कि एग्जांपल के थ्रू चलते, तेलंगाना बनाया था 2014 में, उत्तराखंड 2000 में, और झारखंड 2000 में, ये सब चेंज चेंज हुए थे, तो ये सब के वहां पे ऐड किए, फर्स्ट शेड्यूल में चेंज करना पड़ता है। नेक्स्ट आ जाते हैं नए शेड्यूल पे, डिवीजन ऑफ पावर। लेजिस्लेटिव पावर है, मतलब लॉ बनाने की पावर, यूनियन और स्टेट के बीच में जो प्रोवाइड की जाती है, किस शेड्यूल के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के किस शेड्यूल के साथ डील करते हैं? जो डिवीजन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर है, लॉ बनाने की पावर का डिवीजन किया हुआ है यूनियन और स्टेट के बीच में, वो किस शेड्यूल के अंदर मेंशन है? वो मेंशन है 7th शेड्यूल के अंदर। ठीक है, 7th शेड्यूल के अंदर मेंशन है डिवीजन ऑफ पावर। तीन लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट पर यूनियन लॉ बनाएगी, स्टेट पर स्टेट बनाए, कंकरेंट पर दोनों बना सकते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, इसी से रिलेटेड, 7th शेड्यूल से रिलेटेड। जो 7th शेड्यूल के अंदर डिवीजन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैच है? मतलब ओरिजिनल कितने थे लिस्ट में, मतलब तीनों लिस्ट में ओरिजिनल कितने कितने सब्जेक्ट्स मेंशन थे, और बाद में चेंज लाने के बाद कोई अमेंडमेंट के थ्रू कितने अभी प्रेजेंट में है? ठीक है, प्रेजेंट में कितने हैं और ओरिजिनल कितने थे? देखो ओरिजिनल थे यूनियन में 97, ठीक है, बट अभी कितने हैं? अभी 90 नहीं है, तीन बढ़ चुके हैं, तो ये दोनों ऑप्शन कैंसिल आउट हो जाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं, तीसरा ये सही है।
मतलब यूनियन के अंदर ओरिजिनल जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब 97 थे 7th शेड्यूल के अंदर, इस लिस्ट के अंदर सब्जेक्ट्स, अभी 100 है, ठीक है। स्टेट के अंदर 66 थे लिस्ट में, 5 घट गए, ये हो गए 61, ठीक है। 5 कहाँ गए, कंकरेंट में गए, 47 से वो बढ़ के हो गए 52, ठीक है, सिंपल। ओरिजिनल कितने थे, अभी कितने हैं, तीनों। अब देख लेते हैं, जो 5 सब्जेक्ट थे वो कौन कौन से थे। Which of the following subject were transferred from the state list to concurrent list by 42nd amendment? जो 5 सब्जेक्ट चेंज किए गए थे स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में 42nd अमेंडमेंट के थ्रू किए गए थे, मतलब वो 66 से 61 हो गया, और 47 से 52 हो गया कंकरेंट लिस्ट वाला। तो वो कौन से सब्जेक्ट थे, सबसे पहला सब्जेक्ट था एजुकेशन, फिर फॉरेस्ट, फिर वेट्स एंड मेजर्स, फिर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, ठीक है। ये 5 सब्जेक्ट थे, ठीक है। तो 42nd अमेंडमेंट के थ्रू ऐसा किया गया था। और ऐसा क्यों किया गया था, सेंट्रलाइज टेंडेंसी, सेंटर को स्ट्रांग बनाने के लिए, स्टेट की पावर घटाने के लिए सब्जेक्ट्स पे, ठीक है। ऐसा ऐसा किया था। पहला टॉपिक एजुकेशन, दूसरा फॉरेस्ट, तीसरा वेट्स एंड मेजर्स, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एनिमल बर्ड्स, एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। ये 5 सब्जेक्ट चेंज किए गए यूनियन सॉरी स्टेट टू कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। और पर्पज क्या था, सेंट्रलाइज टेंडेंसी करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन की स्ट्रेंथन करने के लिए उस पावर। नेक्स्ट आ जाते हैं, अब नए शेड्यूल पे आ जाते हैं। देखो क्वेश्चंस के थ्रू आपके सारे शेड्यूल कवर हो रहे हैं, और एग्जामिनर क्या पूछ रहा है साथ ही साथ वो आपको पता चल रहा है। नाइन्थ शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडेड बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। जो नाइन्थ शेड्यूल है ऐड किया गया था, मतलब देखो किस अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था। तो पहला ही अमेंड, जो सबसे पहला अमेंडमेंट आया था ना कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसके थ्रू नाइन्थ शेड्यूल को ऐड किया गया था, ठीक है। नाइन्थ शेड्यूल है क्या, ये भी हम देखेंगे। नाइन्थ शेड्यूल के अंदर सबसे पहले जो ऐड किया गया था, जो लॉ वगैरह बनाए थे ना, लैंड रिफॉर्म के लॉ, जमींदारी सिस्टम को अबॉलिश करना, लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट करना, टीनेंसी लॉ से रिलेटेड, ये सब नाइन्थ शेड्यूल के अंदर छुपाया गया, ताकि अगर वो आपकी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन या फिर फंडामेंटल राइट के साथ अगर वायलेशन हो रहा हो ना, तो वो एक तरीके से इस ब्लैक बॉक्स के अंदर चला जाए, उसको देख ही ना पाए, उसकी छत्र छाया में वो छुप जाएगा। इसलिए नाइन्थ शेड्यूल को ऐड किया गया था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1951 के थ्रू, ठीक है। तो बाद में एक जजमेंट भी आया था सुप्रीम कोर्ट का 2007 के अंदर, आईआर कोलो केस, ठीक है। ये केस भी आपको याद रखना है, ये भी एक क्वेश्चन आता है बार बार, जिसके थ्रू नाइन्थ शेड्यूल को बोला गया कि 24 अप्रैल 1973, ये डेट कौन सी है, केशवानंद भारती वाली केस, कि इस डेट के बाद कोई भी सब्जेक्ट अगर नाइन्थ शेड्यूल के अंदर इंक्लूड किया जाएगा वो जुडिशियल रिव्यू की एम्बिट में आ जाएगा। मतलब अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर, ये किससे बात करता है, केशवानंद भारती के डेट के बाद बेसिक स्ट्रक्चर पे, अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर को वायोलेट कर रहा होगा नाइन्थ शेड्यूल के अंदर, आप कुछ भी रख रहे हो अपने यहाँ, तो वो जुडिशियल रिव्यू एम्बिट में आ जाएगा। ये केस आईआर कोलो केस 2007, ठीक है। अब किस तरीके के रिफॉर्म प्रोटेक्ट किए गए थे वो थोड़ा एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेनेटरी वे में बता देता हूँ, फास्ट फॉरवर्ड वे में। जैसे लैंड रिफॉर्म वगैरह, एग्रीमेंट रिफॉर्म वगैरह, उन सबको बचाने के लिए, फ्यूडल स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए लैंड को, जैसे जमींदारी का अबॉलिश करने के लिए, ठीक है। लैंड सीलिंग लगाने के लिए, कितना ही लैंड मैक्सिमम रख सकते हो, रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए, टीनेंट के मतलब एविक्शन बचाने के लिए, ओनरशिप राइट देने के लिए टीनेंट को, एग्रीमेंट स्ट्रक्चर के लिए सरप्लस लैंड को डिस्ट्रीब्यूट करना, सेटलमेंट लैंड डिस्ट्रीब्यूट, रेगुलेशन ऑफ लैंडलॉर्ड और टीनेंट रिलेशन, ये सब के लिए किया गया था, ठीक है। सिंपल फॉर्म है, जमींदारी एवोल्यूशन के लिए किया गया था, मेनली लैंड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, और साथ ही साथ टीनेंट और फार्मा उसके रिलेशन चेंज करने के लिए, ठीक है। नाइन्थ शेड्यूल के अंदर फर्स्ट अमेंडमेंट किया गया था ये, मतलब फर्स्ट अमेंडमेंट के थ्रू नाइन्थ शेड्यूल को ऐड किया गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं, आईआर कोल्हे वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, जो 2017 में जजमेंट आई थी सुप्रीम कोर्ट की। उसने क्या बोला था कि नाइन्थ शेड्यूल में जो भी आप सब्जेक्ट में ऐड करोगे फर्दर, वो जुडिशियल रिव्यू के एम्बिट में आ जाएगा, ठीक है। किस डेट को एक बेस डेट माना गया कि इसके बाद कुछ भी ऐड किया गया है नाइन्थ शेड्यूल में, वो जुडिशियल रिव्यू के एम्बिट में। वो था केशवानंद भारती वाली केस 24 अप्रैल 1973, ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट आ जाते हैं, अब नए शेड्यूल पे आ जाते हैं, 11th शेड्यूल पे पहुंच गए हम। देखो क्वेश्चन कराता जा रहा हूँ, साथ ही साथ आपके 12 के 12 शेड्यूल कवर हो जाएंगे, उसमें क्वेश्चन भी अब पता चल जाएगा और शेड्यूल भी कवर हो जाएगा। 11th शेड्यूल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसके अंदर लिस्ट है सब्जेक्ट ऑफ पंचायती राज, मतलब पंचायती राज की जो गवर्नेंस है उसकी लिस्ट पे कुछ सब्जेक्ट मेंशन है उसके अंदर। कितने सब्जेक्ट, 29 सब्जेक्ट। तो उसकी लिस्ट से गवर्न करने के लिए
किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू इस लिस्ट को ऐड किया गया था 11th शेड्यूल के अंदर, मतलब 11th शेड्यूल किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था। 11th शेड्यूल किससे डील कर रहा था? लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट जिसपे पंचायती राज गवर्न कर सकती है। कितने सब्जेक्ट है उसमें? 29 सब्जेक्ट है। एक एमसीक्यू हो गया ये। फिर इसको किस अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था? पंचायती राज सिस्टम किस अमेंडमेंट के थ्रू आया था? 73rd अमेंडमेंट। उसी के थ्रू इसको ऐड किया गया था 11th शेड्यूल को। सिंपल। पंचायती राज किस किस पार्ट में आता है? पार्ट 9 में आता है। ये भी एक एमसीक्यू है, ठीक है। तो कितने सब्जेक्ट? 29 सब्जेक्ट आते हैं 11th शेड्यूल के अंदर। और ये फोर्स में कब से आया था? 24 अप्रैल 1993, ठीक है। 92 में एक्ट आया था, एक साल लग गया इसको फोर्स करने में, ठीक है, 93 से। ये डेट पे भी याद रखना, फोर्स में कब से आता है और ये एक्ट कब आया था, इस पे क्वेश्चन काफी टाइम आता है। एक्ट आया था 92 में, उसको फोर्स करने में लग गया था एक साल, 93, ठीक है। अब एक अगला क्वेश्चन उसी से रिलेटेड। 11th शेड्यूल के अंदर जो 29 सब्जेक्ट्स की लिस्ट बनाई है जिसपे गवर्न कर सकता है पंचायती राज सिस्टम, तो उनमें से उस 29 को अब याद एक बार में तो मैं मतलब याद रखना। किसके थ्रू समझेंगे? एमसीक्यूज के थ्रू चलेंगे। इसमें कौन सा सब्जेक्ट उस लिस्ट में इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। लिस्ट भी मैं बताऊंगा आपको, और याद रखने का एक मतलब समझाने का भी कोशिश करूंगा। 11th शेड्यूल के अंदर जो लिस्ट है उसके अंदर कौन सा इंक्लूडेड नहीं है? देखो, इरिगेशन, वाटर मैनेजमेंट माइनर लेवल पे जो होती है उससे डील करता है, सही बात है। गांव में घर वगैरह रूरल हाउसिंग से कवर करता है। एनिमल हस्बेंड्री को लेकर बात करता है, बट अर्बन प्लानिंग को लेकर बात नहीं करता क्योंकि ये रूरल बेस्ड है। पंचायती राज सिस्टम गांव की बात करेगा, तो ये डी ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाता है, मतलब 11th शेड्यूल के अंदर नहीं है। सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। देख लेते हैं 29 सब्जेक्ट की लिस्ट, देख लेते हैं। याद रखने का एक मतलब अगर आप एक बार देख भी लोगे ना ऊपर से नीचे तक, तो एक आइडिया लगेगा, आप क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी है। तो 29 सब्जेक्ट है। पहला एग्रीकल्चर, देखो गांव में खेती बाड़ी होती है ही। लैंड को कैसे इंप्रूव करें और सॉइल को कैसे कंजर्व करें, गांव खेती से रिलेटेड है सब कुछ, ठीक है। माइनर इरिगेशन, वाटर मैनेजमेंट और वाटर सेट डेवलप करना, ये भी सब खेती से पानी वगैरह लगाना खेत में। एनिमल हस्बेंड्री, गांव में पशुपालन वगैरह होता ही है। मछली पालन, पशुपालन, मुर्गी पालन, ये सब होता ही है, ठीक है। फिशरीज वगैरह, ये भी वहीं से रिलेटेड है। सोशल फॉरेस्ट्री, फार्म फॉरेस्ट्री, जंगल वगैरह से रिलेटेड, वो भी वहां पे होता ही है गांव में। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ये भी होता ही है। गांव के पास छोटा सा जंगल होगा, वहां से माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस वगैरह। शहरों में ऐसा नहीं होता है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बनाना, फूड प्रोसेसिंग के लिए लगाना, ये भी वहीं पे है। देखो, फूड प्रोसेसिंग को देख के गड़बड़ा मत जाना, गांव में कहाँ ऐसा हो रहा है। स्मॉल स्केल पे होता ही है, जैसे अचार वगैरह बनाना, ये सब बनाना, ठीक है, एग्जाम्पल्स। थोड़ा आप अगर अच्छे से समझोगे सोचोगे तो आप कन्वर्ट कर पाओगे। खादी विलेज कॉटेज इंडस्ट्री, गांधी जी का आइडिया पे गांव वगैरह में ये सब, ठीक है। गांव में घर बनाना, पानी पी देना, टैप वाटर देना, फ्यूल एंड फॉडर, ठीक है, जैसे मिट्टी का तेल वगैरह, चारा वगैरह, ये सब रोड वगैरह बनाना गांव में अभी। ब्रिजेस छोटे, फेरी वगैरह, ठीक है, गांव को बिजली बिजली पहुंचाना। सब्जेक्ट्स तो देखो पढ़ोगे तो अपने आप समझ जाएगा। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स, पॉवर्टी एलिवेशन के लिए प्रोग्राम, एजुकेशन पे बात करना, प्राइमरी और सेकेंडरी, टेक्निकल ट्रेनिंग और वोकेशनल एजुकेशन पे बात करना, एडल्ट और नॉन फॉर्मल एजुकेशन पे बात करना, एजुकेशन ही चल रही है 3-4 पॉइंट तो। हेल्थ एंड सैनिटेशन पे बात करना, फैमिली के वेलफेयर पे बात करना, वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट पे बात करना, सोशल वेलफेयर पे बात करना। सिंपल है, गांव की जो चीजें है ना, प्रॉब्लम है उन्हीं पे, उन्हीं के सब्जेक्ट्स हैं ये। वेलफेयर पे बात करना, डिसेबल मेंटली रिटार्ड के लिए, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो पीडीएस सिस्टम, राशन वगैरह मिलता है। कम्युनिटी एसेट्स, जैसे मतलब जहाँ पे पंचायत बैठती होगी, ये सब कम्युनिटी एसेट वगैरह होते हैं जो, वो सिंपल। और मार्केट फेयर से रिलेटेड, लाइब्रेरी बनाना वहां पे, और कल्चरल एक्टिविटी। देखो, गांव से जुड़ी हुई सारे टॉपिक्स थे। अगर कोई इनके अलावा कोई दूसरा टॉपिक देता है ना, 4 ऑप्शन में से कोई अलग सा ही टॉपिक देता है, तो आप अगर ये 29 सब्जेक्ट की लिस्ट भी एक बार देख लोगे ना, तो आपको एक आइडिया 100% हो जाएगा। आइडिया नहीं होगा, आप क्वेश्चन को कन्वर्ट कर दोगे सीरियसली। गांव से जुड़ी ही 29 सब्जेक्ट के अंदर वही चीजें डाली हुई हैं, कोई एडवांस चीज नहीं है इसमें, ठीक है। एक दो टर्म को समझना पड़ेगा बस आपको। अब आ जाते हैं नेक्स्ट शेड्यूल पे, 12th शेड्यूल पे। अब 12th शेड्यूल के अंदर क्या है? ये करता है अर्बन लोकल बॉडी, म्युनिसिपैलिटीज, 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू जो आई थी, तो वही है। क्वेश्चन ही ये था, 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू आया था ये, ठीक है। तो इसके अंदर भी कुछ सब्जेक्ट होंगे जिसपे अर्बन बॉडीज गवर्न कर सकती हैं। ये पार्ट 9A में होती है, अर्बन लोकल बॉडीज 12th शेड्यूल के अंदर है, ठीक है। तो इसमें 18 सब्जेक्ट है, उसमें 29 सब्जेक्ट थे, इसमें 18 सब्जेक्ट है, ठीक है। अब इसको फोर्स में कब लाया गया था? 1 जून 93। उसको कब लाया गया था? 24 अप्रैल 1993। दोनों 93 में लाए, पहले वो 24 अप्रैल को आया, ये 1 जून को आया, ठीक है। डेट बाजी भी आपको याद रखना है, मैच द फॉलोइंग में आ जाता है। 8th शेड्यूल पे आ जाते हैं नेक्स्ट।
एट शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग। एट शेड्यूल में किसकी बात हो रही है? इसमें होती है भाषा, लैंग्वेज को लेके। रिकॉग्नाइज लैंग्वेज, लिस्ट ऑफ रिकॉग्नाइज लैंग्वेज ऑफ इंडिया। इंडिया के अंदर जितनी भी लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज किया गया है उसकी बात करते हैं। कितनी लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज किया गया है? 22 लैंग्वेज को। बट जब कॉन्स्टिट्यूशन को इनेक्ट अडॉप्ट किया गया था उस टाइम पे 14 ही लैंग्वेज को किया था, ठीक है, 1950 के टाइम पे। अब 14 थी, 8 नई कौन सी आई? देख बता देता हूँ, बाद में इसके एमसीक्यू भी ऐड है, अभी आप बता देता हूँ, अब आप दिमाग में रखना, बाद में जब एमसीक्यू आएगा आपको सॉल्व करना है। कौन सी लैंग्वेज सबसे पहले? सिंधी लैंग्वेज को ऐड किया गया था, 14 से 15 हुई थी 21st अमेंडमेंट के थ्रू, ठीक है। 21st अमेंडमेंट, इसकी ट्रिक बताऊंगा अमेंडमेंट क्या थे की। फिर बाद में 3 लैंग्वेज आई थी, KLMN, कोंकणी मणिपुरी नेपाली, ठीक है, अल्फाबेट के थ्रू KLMN, एल को निकाल देना, कोंकणी मणिपुरी नेपाली, 3 लैंग्वेज को ऐड किया गया था 71st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू, ठीक है। उसके बाद बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये 4 लैंग्वेज आई थी, पहले एक फिर तीन फिर चार, एक और तीन चार, उसी तरीके से 21st प्लस 71 92, ठीक है। पहले और दूसरे को जोड़ दो तो तीसरे की लैंग्वेज भी आ जाती है, इसकी 1 + 3 = 4, उधर से अमेंडमेंट को 21 + 71 92, ठीक है। इजी ट्रिक है याद करने की, कोई भी याद कर सकता है। तो अभी कितनी हो गई है? ये 8 ऐड करने के बाद 22 लैंग्वेज है, ठीक है, सिंपल था। अब ये लैंग्वेज को ऐड क्यों किया जाता है? ऐड क्यों किया जाता है? जो अपने लिंग्विस्ट, जो डाइवर्सिटी है इंडिया के अंदर, उन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए और स्ट्रेंथन करने के लिए इंडिया के सिस्टम को, और बाद साथ ही साथ प्रमोट करने के लिए इंडियन लैंग्वेज को हर जगह, कोई भी जगह हो, एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन हो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम वगैरह हो, जहाँ भी है। अब देख लेते हैं 22 लैंग्वेज। 22 लैंग्वेज में आप क्वेश्चन एग्जाम में ये भी पूछ रहे थे कि कौन सी लैंग्वेज 8 शेड्यूल के अंदर नहीं आती है, नहीं आती है, ठीक है। अब यही क्वेश्चन अगला है कि कौन सी लैंग्वेज इसके अंदर नहीं आती है 8 शेड्यूल के अंदर, ठीक है। अभी मैं आपको अब 8 तो बाद वाली बता दिया था, 14 नहीं बता पाया था, तो इसीलिए नहीं बताया था क्योंकि अब बताऊंगा, पहले क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा फिर बाद में बताऊंगा, ठीक है। सिंधी, KLMN और BDMS, ये आपको 8 याद हो गई होंगी, 14 जो बाकी हैं वो रह गई थी, वो इस MCQ के थ्रू कवर हो जाएगा। देखो, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली में बताया था 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। तो राजस्थानी लैंग्वेज इस लिस्ट के अंदर नहीं है, समझ आया? राजस्थानी नहीं है, राजस्थानी ने वो डाली हुई है कि हमें इंक्लूड करो, पर राजस्थानी लैंग्वेज लिस्ट में नहीं आती 8th शेड्यूल की। कितनी बड़ी बात है, राजस्थानी आ ही नहीं रही है। राजस्थान इतना बड़ा स्टेट है, इतनी स्ट्रेंथ है उसकी, राजस्थानी लैंग्वेज ही 8th शेड्यूल की लिस्ट में नहीं है। देख लेते हैं आप कौन कौन सी लैंग्वेज है। 14 लैंग्वेज सबसे पहले देख लें, 8 में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। देखो, असामीज है, असम की तरफ हो गया, ठीक है। बंगाली है, नॉर्थ ईस्ट में बात कर रहे हैं, असम और बंगाल दोनों बॉर्डर टच करते हैं। गुजराती है पर राजस्थानी नहीं है। हिंदी है, साउथ की कन्नड़ है, ऊपर की कश्मीरी है, मलयाली है, मराठी है, महाराष्ट्र भी हो गया, उड़िया, उड़ीसा है, पंजाबी है, संस्कृत है। संस्कृत देखो, संस्कृत काफी कम यूज होती है कंट्री में, कॉलेजेस हैं, स्कूल्स में भी पढ़ाई जा रही है, गुरुकुल वगैरह में, बट संस्कृत इस लिस्ट के अंदर है, समझ रहे हो? ये क्वेश्चन बन सकता है, संस्कृत इस लिस्ट के अंदर है पर राजस्थानी नहीं है। पॉइंट पे जहां मैं प्रेशर डाल रहा हूं वहां पे पकड़ना। तमिल है, तेलुगु है, उर्दू है, उर्दू, उर्दू भी लिस्ट में है। अब यहाँ पे एक लैंग्वेज और नहीं दिखी होगी, इंग्लिश, इंग्लिश कहीं भी नहीं है, देख रहे हो? हिंदी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसके साथ साथ इंग्लिश भी ऐड की हुई है, सेकेंडरी। तो बट वो ये अपना जो 8th शेड्यूल है उसकी लिस्ट में नहीं है, समझ रहे हो बात को? इंग्लिश भी नहीं है, राजस्थानी भी नहीं है, संस्कृत है, उर्दू है, ठीक है। और साउथ की कौन कौन सी लैंग्वेज है? तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, चारों हैं। केरला से, कर्नाटका से, तमिलनाडु से, अपने ये आंध्रा और तेलंगाना वाले रीजन से, तो चारों स्टेट की लैंग्वेज है साउथ की, ठीक है, कोई सा भी नहीं छोड़ा है। संस्कृत भी है और उर्दू भी है, संस्कृत भी है और उर्दू भी है, बट इंग्लिश नहीं है और राजस्थानी नहीं है, ठीक है। उड़ीसा में भी जा रहे हैं, महाराष्ट्र मराठी भी बोल रहे हैं भाई, ये हिंदी भी बोल रहे हैं, पंजाबी भी बोल रहे हैं, बंगाली भी बोल रहे हैं, असामीज भी बोल रहे हैं, मतलब नॉर्थ ईस्ट से बस असामीज, असामीज और कोई लैंग्वेज है नहीं, देख लो ऊपर से नीचे तक, नॉर्थ ईस्ट में बस असामीज, पहले 14 में, बाद में दूसरी भी आएंगी, ठीक है, असामीज, समझ आया?
राजस्थानी नहीं है, इंग्लिश नहीं है, संस्कृत है, उर्दू है। बाकी 8 मैं आपको बता ही दिया था। सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। ठीक है। ईयर, साथ ही साथ ये सिंधी 1967 में आया था अमेंडमेंट, बाकी ये 92 में आया था दूसरा, और लास्ट वाला 2003 के अंदर आया था। ठीक है। Which of the following constitutional post is covered under second schedule of the Indian Constitution? ठीक है। सेकेंड शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पहले तो आपको पता होना चाहिए भाई वो करता क्या है, वो जो शेड्यूल है वो डील किससे कर रहा है। तो सेकंड शेड्यूल में क्या हो रहा है ना, सैलरी अलाउंस और एमोल्यूमेंट्स जो मिलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज को, उससे डील कर रहा है। मतलब सैलरी मिलेगी, अलाउंसेस मिलेंगे, वो सब पैसे मिलने से मतलब अल्टीमेटली है, और सर्विसेज मिलने से जो कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटी उनसे डील करता है। तो उनमें से सेकंड शेड्यूल के अंदर कौन सी वाली पोस्ट नहीं आती है भाई, किसके लिए अलग से है। ठीक है, वो सेकंड शेड्यूल के अंदर नहीं आ रही है। चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, अब चीफ मिनिस्टर क्या है, मेंबर ऑफ ये एमपी एमएलए, सॉरी एमएलए वगैरह में से कोई इलेक्ट हो बनेगा। ठीक है, या फिर मतलब और दूसरे तरीके से आएगा, पर रहेगा मेंबर वहीं का। ठीक है, तो चीफ मिनिस्टर ये एमपी एमएलए वाला हो गया। चीफ सेक्रेटरी, ठीक है, एडवोकेट जनरल, ये गवर्नर वाली पोस्ट है ना, ये कवर्ड है उसके अंदर। ठीक है, सेकंड शेड्यूल के अंदर। कैसे कवर है, एक्सप्लेनेशन के थ्रू बता देता हूँ। ठीक है, सेकंड शेड्यूल के अंदर जो डील कर रही है सैलरी अलाउंस एमोल्यूमेंट से, वो गवर्नर उस लिस्ट के अंदर आता है। बाकी ये तीन नहीं आते। देख लेते हैं उस लिस्ट को प्रॉपरली, समझ लेते हैं। सैलरी अलाउंस एमोल्यूमेंट से डील करती है कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज के सेकंड शेड्यूल की बात कर रहे हैं हम। इस शेड्यूल के अंदर यूनियन से साइड से किन सैलरी अलाउंस का अमाउंट किसको मिलते हैं, प्रेसिडेंट हो गया अपना, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, या राज्यसभा की तरफ चले जाओ, वहीं का एक्स ऑफिस चेयरमैन है ये। ठीक है, प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, गवर्नर हो गया स्टेट लेवल पे प्रेसिडेंट का, स्पीकर डिप्टी स्पीकर हो गया, और चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन हो गया। ऐसे स्टेट में स्टेट लेवल पे चले जाना, दोनों में लोकसभा राज्यसभा, वहां पे स्टेट लेवल के जो होते हैं, और सुप्रीम कोर्ट के जजेस पे चले जाना, उसी तरीके से हाई कोर्ट के जजेस पे चले जाना। और उसके अलावा कंप्यूटर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये बस कैग। अब वहां पे क्या मेंशन था, एजीआई, एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, चीफ सेक्रेटरी, चीफ मिनिस्टर, वो सब नहीं है। गवर्नर है बस। ठीक है, गवर्नर है। अदर अथॉरिटीज में क्या है, ये कैग अपना, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज, और दूसरा जो पार्लियामेंट के मेंबर, उसी के अगेंस्ट में काउंटर पार्ट्स में स्टेट में जो मेंबर, गवर्नर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, बस ये मेंबर होते हैं उसके। सेकंड शेड्यूल इनके इनके सैलरी अलाउंस और एम्बेलमेंट से डील करता है। ठीक है, याद करने का तरीका, प्रेसिडेंट के काउंटर पार्ट गवर्नर हो गया, वाइस प्रेसिडेंट आ ही जाता है अपने एक्स ऑफिशियो चेयरमैन राज्यसभा का। ऐसे ही फिर लोकसभा राज्यसभा के मेंबर, उसी अगेंस्ट में स्टेट वाले मेंबर, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज, और कैग, कैग बस, ओनली कैग। ये एजीआई वीजीआई कुछ नहीं आ रहा इसके अंदर, लिस्ट के अंदर। ठीक है, यहाँ पे मैं ऐड किया हुआ हूँ सेकंड शेड्यूल में, देख लो ये मैं टेबल ऐड किया है। स्पेशल पावर, सैलरी डिटेल ऑफ प्रेसिडेंट, गवर्नर, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, स्पीकर और राज्यसभा लोकसभा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। ठीक है, साथ ही साथ कैग की हुई। नेक्स्ट आ जाते हैं शेड्यूल थ्री पे। एक ध्यान रखना, ये क्वेश्चन काफी गलत होता है। शेड्यूल थ्री में ये जो आ रहे थे ना, वो सबसे डील करेगा। और शेड्यूल थ्री किससे रिलेटेड, ओथ और प्रॉमिस से रिलेटेड है। बट यहाँ पे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की ओथ नहीं है। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की ओथ के लिए अलग से आर्टिकल है। ठीक है, अलग से एक आर्टिकल है। Which of the following constitutional office is not prescribed an oath and under third schedule of the constitution? देखो क्वेश्चन भी आ गया नेक्स्ट। ठीक है, कंप्यूटर ऑडिटर जनरल, ये इसके अंदर है, थर्ड शेड्यूल की, इसके अंदर ओथ लेता है। जज ऑफ हाई कोर्ट, वो भी है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो भी है। गवर्नर नहीं है। प्रेसिडेंट और गवर्नर के लिए अंदर अलग से आर्टिकल्स मेंशन है, जहां पे उनकी ओथ मेंशन है। ठीक है, कहां पे लेता है गवर्नर की ओथ, कहां पे, आर्टिकल 159 के अंदर। ठीक है, इसी के बिहाफ में जो प्रेसिडेंट की ओथ है, वो आर्टिकल 60 के अंदर है। ठीक है, प्रेसिडेंट और गवर्नर की ओथ के लिए अलग से आर्टिकल है, थर्ड शेड्यूल के अंदर नहीं लेते। ये आपको दिमाग में रखना है, यहीं पे क्वेश्चन घुमाएगा आपको। बाकी सब जो मैं आप ऑलरेडी बताया था आपको पिछले में, सेकंड शेड्यूल में, जैसे यूनियन मिनिस्टर सारे हो गए, स्टेट मिनिस्टर सारे हो गए, एमपी एमएलए हो गए,
इलेक्शन कैंडिडेट होगा वो भी ओथ इसके अंदर लेता है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जजेस हो गया और कैग हो गया अपना, ठीक है। जो सब थे यहाँ पे बस प्रेसिडेंट हट गया और अपना गवर्नर हट गया। समझ गए? थर्ड शेड्यूल और सेकंड शेड्यूल में इतना डिफरेंस है बस। और यहाँ पे एक ये इलेक्शन के लिए कैंडिडेट खड़ा हो रहा है वो भी ऐड हो गया, क्योंकि सैलरी तो उनको मिलेंगे, सैलरी जब इलेक्ट हो जाएंगे तभी मिलेगी ना। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी डज नॉट हैव रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा? देखो राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन उसी का होगा जिस जिस यूटी के पास लेजिस्लेचर होगा, ठीक है। क्योंकि राज्यसभा में मेंबर वही मेंबर जो स्टेट के होते हैं, जो लेजिस्लेचर वाले होते हैं वो इलेक्ट करते हैं, ठीक है, इनडायरेक्ट वे में। तो देख लेते हैं। अब दिल्ली के पास है, पुडुचेरी के पास है, जम्मू कश्मीर के पास है, लद्दाख के पास कोई अपना लेजिस्लेचर नहीं है, तो इसलिए उसकी मेंबरशिप नहीं है राज्यसभा में, ठीक है। सिंपल था। और और ये मेंबरशिप, राज्यसभा की मेंबरशिप से रिलेटेड शेड्यूल कौन सा? फोर्थ शेड्यूल डील करता है विद द मेंबरशिप ऑफ राज्यसभा। सिंपल। ये शेड्यूल भी कवर हो गया आपका। नेक्स्ट देख लेते हैं, अब नए शेड्यूल पे आ जाते हैं। 12th शेड्यूल जो डील करता था म्युनिसिपैलिटीज के सब्जेक्ट से रिलेटेड, 18 सब्जेक्ट थे जिसके अंदर। अब इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन सा सब्जेक्ट वहां पे मेंशन नहीं है, ठीक है। देख लेते हैं, इसको कन्वर्ट करवा देते हैं आपका। अर्बन प्लानिंग, हाँ भाई शहरी से बात कर रहा है तो वही प्लानिंग तो बात करेगा ही। लैंड का कैसे यूज करना है अर्बन में, वो भी बात करेगा भाई अर्बन में कहाँ पार्क बनाना है, कहाँ पे कैसे बनाना है, ये तो डील करेगा ही। वाटर सप्लाई कैसे करनी है, वहां पे कैसा पानी देना है, सैनिटेशन कैसे मैनेज करेगा। एग्रीकल्चर की शहर में क्या काम है भाई, एग्रीकल्चर में कौन से शहर में कौन सी एग्रीकल्चर हो रही है? वहां पे तो इंडस्ट्री वगैरह की बात होगी, तो डी वाला ऑप्शन हट जाएगा बस। सिंपल। समझ आ जाता है पढ़ के ही। जो सब्जेक्ट्स मेंशन होंगे ना ऑप्शन में, उसी को पढ़ के आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। अब 12 शेड्यूल के अंदर 18 जो सब्जेक्ट है वो बात कर लेते हैं जल्दी से। अर्बन प्लानिंग को लेके सिंपल। लैंड को कैसे यूज करना है, बिल्डिंग को कैसे कंस्ट्रक्ट करना है, सिंपल, क्योंकि वहां पे शहर में बिल्डिंग ही बनते हैं। इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट के लिए कैसे प्लानिंग करनी है, रोड और ब्रिज कैसे बनाने हैं, शहरी चीजें बात हो रही है अभी। वाटर सप्लाई गांव में भी था, यहाँ भी है। पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, कंजर्वेशन, सॉइल वेस्ट को कैसे मैनेज करना। फायर सर्विस यहाँ पे है, वहां पे नहीं थी गांव में, क्योंकि गांव में फायर लगने का तो चांस कम कम चांसेस होते हैं। शहर में ज्यादा कंजेस्टेड ज्यादा एरिया होते हैं, एसी वेसी ये सब इंडस्ट्री वगैरह ये सब रहता है, तो आग लगने की चांस ज्यादा होती है, तो इसलिए फायर सर्विस यहाँ पे इंक्लूड है। अर्बन शहरी इलाकों में फॉरेस्ट नहीं है, वहां पे सोशल फॉरेस्ट्री थी और फार्म फॉरेस्ट्री थी, ठीक है। यहाँ पे अर्बन फॉरेस्ट्री है, अर्बन फॉरेस्ट्री। एम्फसाइज डालो, चीजों को ध्यान लगाओ, प्रेशर डालो, तभी क्वेश्चन कन्वर्ट होगा। एनवायरनमेंट का कैसे प्रोटेक्शन करना है, वो भी भाई कचरा नहीं फैलाओ, ये नहीं करो, पेड़ पौधे छोटे मोटे जो हो सके वहां पे लगाओ, पार्क वगैरह बनाओ, मतलब जब भी सोसाइटी बन रही है उसमें पार्क वगैरह मैनेज करो, ठीक है। सेफ गार्ड करना वीकर सेक्शन, हाँ भाई वहां पे वीक सेक्शन होते ही हैं, स्लम वगैरह होते हैं उनको अपग्रेड करना, वो ठीक है बात है। पॉवर्टी को एलिवेट करना, ये भी बात है, गाँव में भी था ये पॉवर्टी वाला। अर्बन एम्यूनिटीज पे बात करना, पार्क गार्डन वगैरह अभी मैं बताया था। सही बात है। प्रमोशन ऑफ कल्चरल एजुकेशन एस्थेटिक, बाहर बाहर सब जगह से लोग आते हैं, अलग 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 कम्युनिटी के अलग अलग इलाकों से शहर में लोग आ रहे हैं, उनके उन सब पे बात करना, कल्चर पे, एजुकेशन, एस्थेटिक पे। बरियल ग्राउंड्स वगैरह, शहर जैसे गांव वगैरह में तो क्या गांव भर जाओ जला दो, कोई भी जगह लेके, पर शहर में कहा जमीन को ऐसे किसी यूज नहीं कर सकते, वहां पे बरियर ग्रांट्स वगैरह, क्रिमेशन वगैरह एरिया वाले बनाए जाते हैं प्रॉपरली। तो ये वहां पे काफी एक सब्जेक्ट लिस्ट है। कैटल पाउंड प्रिवेंशन, अभी तो गांव में भी होने लगा है, बट शहरों में जनरली ये लिस्ट में आता है। कैटल पाउंड प्रिवेंशन ऑफ क्रूरटी टू एनिमल, ये भी है वहां पे। वाइटल स्टेटस बर्थ और रजिस्ट्रेशन वाला, ये शहर के अंदर आता है। पब्लिक एम्यूनिटीज को लेकर स्ट्रीट लाइटनिंग वगैरह, पार्किंग लॉट्स वगैरह, शहरी इलाकों में। रेगुलेशन ऑफ स्लॉटर हाउस सैनरी, ये भी शहरी इलाकों में हो रहा है, ठीक है। तो ये कुछ लिस्ट थी 18 सब्जेक्ट्स की, ठीक है। सिक्स शेड्यूल पे आ जाते हैं। सिक्स शेड्यूल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट कंटेन प्रोविजन रिलेटेड टू विच। सिक्स शेड्यूल के कौन कौन से स्टेट आते हैं उसके अंदर, ये आपको पता होना चाहिए। और साथ ही साथ ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो बताते हैं। देखो, सिक्स शेड्यूल के अंदर चार स्टेट आते हैं, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, ठीक है। आत्मा नाम से आते रहते हैं एटीएम में, ठीक है। देख लेते हैं। अ, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, हाँ इनके ट्राइबल एरिया से ये मैच खा रहा है। असम, मेघालय, आत्मा नहीं बोलेंगे, ये एएमटीएम से कुछ प्रोनाउंस होगा, एएमटीएम। मैप के थ्रू बताऊंगा, ट्रिक अच्छी लगेगी। एक तरीके से बस ऊपर से नीचे की तरफ जाना है, कवर अप हो जाएगा। असम, असम के नीचे मेघालय, मेघालय के नीचे त्रिपुरा, त्रिपुरा के नीचे मिजोरम, ठीक है। एक तरीका है इसको याद करने का, एएमटीएम। तो और रीजनल काउंसिल बनाए जाते हैं, उसके अंदर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाए जाते हैं, तो ये सबसे डील कर रहा है वो। बट कौन सा डील नहीं है, शेड्यूलर। शेड्यूलर किसके अंदर आता है, आर्टिकल 5 के अंदर, सॉरी शेड्यूल 5 के अंदर आता है, ठीक है। 1 सेकंड दोस्तों। नेक्स्ट आ जाते हैं।
सिक्स शेड्यूल इन 4 स्टेट से डील कर रहा था। नेक्स्ट हम आ जाते हैं ब्लैक बॉक्स। शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफन रेफर्ड एज ब्लैक बॉक्स। किस शेड्यूल को ब्लैक बॉक्स बोलते हैं? ब्लैक बॉक्स में ऑलरेडी बताया हुआ आपको, 9th शेड्यूल, जिसके अंदर छुपाया जाता था जो भी वायलेट करते थे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन के साथ। ठीक है, फर्स्ट अमेंडमेंट के थ्रू इसको ऐड किया गया था, इसको ब्लैक बॉक्स बोलते हैं, क्योंकि ये सील्ड करता था जुडिशियल रिव्यू से आर्टिकल लॉज को। नेक्स्ट, हाउ मेनी शेड्यूल कितने थे जब 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन आया था, और अभी कितने हैं? उस टाइम पे 8 थे, अभी 12 हैं। अब ये जो 4 ऐड किए हैं उनके कुछ मैच द फॉलोइंग में भी क्वेश्चन आ जाता है। 9th शेड्यूल फर्स्ट अमेंडमेंट के थ्रू, 10th शेड्यूल 52nd अमेंडमेंट के थ्रू 85 में, ईयर के साथ मेंशन है। 11th शेड्यूल 73rd अमेंडमेंट के थ्रू 92 में, और 12th शेड्यूल 74th अमेंडमेंट के थ्रू 1992 में। ठीक है, चारों शेड्यूल्स किस किस अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किए हुए हैं, चारों में मेंशन किए हुए हैं, और ये मैच द फॉलोइंग में भी आपका एक क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट ही मैंने ये क्वेश्चन ऐड कर दिया है, फर्स्ट शेड्यूल किस, नहीं मतलब ये क्वेश्चन तो मैंने ऐसे ऐड किया है कि कौन सा वाला शेड्यूल के अंदर क्या मेंशन है। फर्स्ट शेड्यूल के अंदर मेंशन है स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के नाम और उनकी बाउंड्रीज। थर्ड शेड्यूल के अंदर क्या था, इसको याद रखने का एक और ट्रिक है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। टी से टेरिटरी, ई से एमोल्यूमेंट, ए से ओथ एंड अफर्मेशन, आर से राज्यसभा, ओ से टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। ये अपना शेड्यूल एरिया वाला, और अपना उससे वाला 6 शेड्यूल वाला। उसके बाद 7th शेड्यूल के अंदर आएगा लिस्ट, 8th शेड्यूल के अंदर लैंग्वेज, 9th शेड्यूल के अंदर जो सेफ गार्ड कर रहे थे ब्लैक बॉक्स वाला, 10th शेड्यूल के अंदर डिफेक्शन, 11th शेड्यूल के अंदर पंचायती राज सिस्टम वाली लिस्ट, और 12th शेड्यूल के अंदर म्यूनसिपैलिटी वाली लिस्ट। ठीक है, तो थर्ड शेड्यूल किससे डील कर रहा है, अफर्मेशन ओथ वगैरह से। 7th शेड्यूल डिवीजन ऑफ लिस्ट, 9th शेड्यूल अपना ये डिफेक्शन वाला। ठीक है, तो चारों में मैच द फॉलोइंग आप कर सकते हो इजीली। फर्स्ट अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू 9th शेड्यूल को ऐड किया गया था। ठीक है, 52nd अमेंडमेंट के थ्रू 10th शेड्यूल को ऐड किया गया था। 73rd अमेंडमेंट के थ्रू 11th को। ये तो सीधा सीधा है, अभी मैं आपको बताया था। 74th के थ्रू 12th को। ठीक है, 8th शेड्यूल में 21st अमेंडमेंट के थ्रू 1967 में कौन सी लैंग्वेज को ऐड किया गया था? बताया था 21, 71, 92। 21 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था 8th शेड्यूल के अंदर 1967 में, उसके थ्रू सिंधी लैंग्वेज को ऐड किया गया था। ठीक है, उसके बाद 71st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू किस लैंग्वेज को ऐड किया गया था? KLMN, कोंकणी मणिपुरी नेपाली। ठीक है, एल छोड़ देना, KLMN में कोंकणी मणिपुरी नेपाली ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट एक और होगा क्वेश्चन। 8th शेड्यूल में 92nd अमेंडमेंट के थ्रू कौन सी लैंग्वेज को ऐड किया गया था? BDMS, बोडो डोगरी मैथिली संताली। नेक्स्ट आ जाता है CGI की जो ओथ है वो कहाँ पे मेंशन है? अब देखो CGI की ओथ ओथ कहाँ पे आई थी? ओथ एंड अफर्मेशन थर्ड शेड्यूल के अंदर, तो थर्ड शेड्यूल वाला हो जाएगा। साथ ही साथ आर्टिकल 124 से उसके साथ अलाइन करता है, जहां पे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सबके जजों की ओथ थी। ठीक है, फिफ्थ शेड्यूल का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन कंटेन करता है एडमिशन कंट्रोल ऑफ, मतलब फिफ्थ शेड्यूल से क्वेश्चन है, फिफ्थ शेड्यूल किस एरिया को रेगुलेट करता है? ठीक है, ये करता है शेड्यूल एरियाज को, शेड्यूल ट्राइब को, ऑल स्टेट एक्सेप्ट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के कौन से स्टेट? वो 4 स्टेट, 4 कौन से? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम वाले। ठीक है, ओनली मतलब जो ये 4 स्टेट हैं, इनके अलावा जहां जहां पे एक्सेप्ट एक्सेप्ट लिखा हुआ ना, एक्सेप्ट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, कौन कौन से? ये 4। उसके अलावा जहां जहां पे शेड्यूल एरियाज है उसके साथ डील करता है फिफ्थ शेड्यूल। ADC जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाई जाती हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये कहाँ पे बनाई जाती हैं और किस शेड्यूल के अंदर बनाई जाती है? बनाई जाती है 6 शेड्यूल के अंदर। 6 शेड्यूल के अंदर जो डील करता है इनसे, AMTM से, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, AMTM। ठीक है, ये डील करता है इन रीजन्स में ट्राइबल काउंसिल, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ADC और ARC से रिलेटेड। ठीक है, और इनमें इन्हीं काउंसिल के पास पावर होती है लेजिस्लेटिव, जुडिशियल, फाइनेंशियल, टू प्रोटेक्ट ट्राइबल कल्चर, लैंड एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, 7th शेड्यूल में इलेक्ट्रिसिटी किस लिस्ट के अंदर आती है? इलेक्ट्रिसिटी आती है कंकरेंट लिस्ट के अंदर, और हमेशा से ही कंकरेंट लिस्ट के अंदर है ये। ठीक है, दोनों लॉ बना सकते हैं, बट अगर इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट
यूनियन का लॉ प्रिवेल करता है एज पर आर्टिकल 254। नेक्स्ट आ जाते हैं, फिफ्थ शेड्यूल किस एरिया के अंदर लगता है? फिफ्थ शेड्यूल के अंदर ऑलरेडी 10 स्टेट में लगता है फिफ्थ शेड्यूल, ठीक है। फिफ्थ शेड्यूल लगता है 10 स्टेट में, ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इन चारों में से कौन सा वाला स्टेट वो है जिसके अंदर नहीं लगता। तो इसमें से उड़ीसा के अंदर नहीं लगता, बाकी सब के अंदर लगता है, ठीक है। सॉरी 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 सॉरी, गलती होगी। तमिलनाडु के अंदर नहीं लगता, बाकी तीनों ऑप्शन के अंदर लगता है, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना के अंदर। स्लिप हो गया थोड़ा, तमिलनाडु के अंदर नहीं लगता, ठीक है। और इसके अंदर इस लिस्ट 10 स्टेट की लिस्ट है, देखो आंध्र प्रदेश हो गया है, और आंध्र प्रदेश के साथ में ही तेलंगाना हो गया, याद करने का तरीका, ठीक है। दूसरा अभी इसके बाद गुजरात हो गया, और गुजरात के ही साइड में राजस्थान हो गया। याद करने का तरीका बता रहा हूँ, देखते जाना दोस्तों। मध्य प्रदेश हो गया, और मध्य प्रदेश के साइड में महाराष्ट्र हो गया, ठीक है। महाराष्ट्र हो गया, अब इसके बाद छत्तीसगढ़ भी मध्य प्रदेश के साइड में हो गया, और झारखंड हो गया, और झारखंड के साइड में उड़ीसा हो गया। ये याद हो गए। और इसके बाद एक इनके अलावा हिमाचल प्रदेश हो गया। तो ठीक है, तो ये तमिलनाडु नहीं था, सॉरी, गलती हो गई मेरे से, मतलब स्लिप ऑफ टंग हो गया। तो ये फिफ्थ शेड्यूल कवर अप हो गया हमारा, ठीक है। तो ये थे बेहतरीन एमसीक्यू फ्रॉम शेड्यूल्स। शेड्यूल से रिलेटेड सारे बेहतरीन क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। इसी के साथ हमने फर्स्ट शेड्यूल टू 12 शेड्यूल सारा कवर कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल।